हेलो बच्चों। लास्ट टाइम हमने बात की थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। थोड़ी बहुत हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी। इस लेक्चर में हम मेनली बात करेंगे तीन रूल्स की ऑफ अबाउट। हालांकि हम लास्ट लेक्चर में भी ये बात कर चुके हैं, एक बार दोबारा से इसकी डेफिनेशन देखेंगे। फिर हम बात करेंगे हुंड्स या हंट्स, जैसे आप बोले HUNDS, हंट्स रूल। एंड फिर हम बात करेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके अलावा हमारी पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी अलग है, हम उस पर बात करेंगे। हम बात करेंगे ऑर्बिटल्स की शेप पे। ओके, तो इतना काम है इस लेक्चर का। जरा देखिए, सबसे पहले हम अबाउट प्रिंसिपल। अबाउट जैसा कि आप जानते हैं एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है बिल्डअप, जो कहता है पहले वो ऑर्बिटल भरा जाएगा जिसकी एनर्जी कम है, क्योंकि उस कम वाले ऑर्बिटल में जाकर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को कम पाता है। राइट, अगर वो ऐसे ऑर्बिटल में चला गया जहां जाने पर उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और उसके पास ऑप्शन है कि वो कम एनर्जी में जा सकता है, तो वो कम एनर्जी में जाएगा, ना कि ज्यादा एनर्जी वाले में, क्योंकि हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है। और स्टेबिलिटी पाने का एक तरीका ये भी है कि अपनी एनर्जी कम से कम रखिए। राइट, एनर्जी कम से कम रखिए। यहां इस मार्कर की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, इसलिए नीचे आता है, ना कि ऊपर जाए। राइट, क्योंकि नीचे आने पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। मे बी आप ये कहें कि सर ये ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है। राइट, बट ग्रेविटी क्या करती है इस पे? ग्रेविटी इसे स्टेबिलिटी देती है, ग्रेविटी इसे अट्रैक्ट करती है, इस अट्रैक्शन से एनर्जी कम होती है। तो हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है। स्टेबिलिटी का एक तरीका यह है कि अपनी एनर्जी कम से कम रखिए। ऑब्बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? इन ए ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम, इन ए ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम, देखो ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि एक्साइटेड स्टेट में हम नहीं कह सकते इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाए। अगर आपने उसे एनर्जी दे दी तो वो वहां से निकलकर ज्यादा एनर्जी में जा सकता है। राइट, बट वो एक्साइटेड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट नहीं है। इन ए ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स पहले उस ऑर्बिटल में जाएगा जिस ऑर्बिटल में जाने पर उसकी एनर्जी कम हो। राइट, अगर उसके पास ऑप्शन है, तो अगर वो भरा है तो उसके पास ज्यादा एनर्जी में जाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इन ए ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम, orbitals are filled, orbitals are filled in increasing order of their energies, ये ऑफबाउ's प्रिंसिपल है, ऑफबाउ प्रिंसिपल है। इन ए ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। कभी कभी वो डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछ लेता है, तो आप इसे लिखेंगे देयर एनर्जीज। पॉज कीजिए, इस डेफिनेशन को लिखिए। नेक्स्ट है बच्चों पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली जो कहता है, पॉली ने जो कहा वो काफी कुछ आपको पता है। मुझे तो ये कहना चाहिए ऑलमोस्ट पूरा ही पता है। पॉली ने ये कहा था कि एक ऑर्बिटल में, आई होप आप जानते हैं ऑर्बिटल क्या होते हैं। सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल, एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। ओके, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उनके स्पिन अपोजिट होंगे। अब इस लाइन का क्या मतलब है? जैसे आपके पास एस सबशेल है और एस सबशेल में एक ऑर्बिटल है, राइट, तो और वहां 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक ऐसे दिखाना है आपको, जो ये बताता है कि वो उन 2 इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिन? इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं तो वो सिर्फ इस तरीके से रिवॉल्व नहीं करते, राइट, बल्कि अपने एक्सिस पे भी घूमते हैं। इसे स्पिन कहते हैं। जैसे अर्थ की बात करें तो अर्थ 365 दिन में ये चक्कर पूरा करती है और 24 घंटे में स्पिन का, राइट। ओके, सो इलेक्ट्रॉन का भी यही हाल है। जब वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो उसके न्यूक्लियस के सिर्फ चारों तरफ नहीं घूम रहा हो, बल्कि वो स्पिन भी कर रहा है, राइट। अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पिन कर रहा है, क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, राइट, घड़ी ऐसे चल रही है, राइट, तो अगर एक क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा,
राइट। दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम नहीं होगा अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उनके स्पिन पक्का अपोजिट होंगे। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्लूजन? पॉली एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन उसका सरनेम नहीं है, राइट। आगे पढ़ेंगे एक्सक्लूजन क्या है, ये हम आगे देखेंगे कि एक्सक्लूजन वर्ड का मतलब क्या है, क्या यूज है यहां जब हम क्वांटम नंबर्स करेंगे, राइट, तब हम डिस्कस करेंगे कि तो वहां हम देखेंगे एक्सक्लूजन वर्ड का क्या मतलब है। ओके, देखिए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन है, बड़ी जल्दी से याद हो जाती है। एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड they must have opposite in spin, उनका स्पिन अपोजिट होगा, एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज। और इस बात को हम इंसान कैसे दिखाएंगे? अगर p ऑर्बिटल है, p सबशेल है, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल है, तो 3 ऑर्बिटल है तो यहां अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन डालने हैं तो एक को आप ऐसे दिखाओगे तो दूसरे को ऐसे दिखाओगे, जो ये बात रिप्रेजेंट कर रहा है कि पोली यहां बैठा है। पोली कह रहा है एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपने किसी ऑर्बिटल में ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखा दिए तो इसका मतलब आप पोली की अवहेलना कर रहे हो, पोली को समझ नहीं पाए अब तक, राइट। पोली कितना इंपॉर्टेंट है ये नहीं समझ पाए। पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में किसी टाइम में, जिस टाइम ये दिया गया था, जब जिस फॉर्म में पोली ने ये बात कही थी, उसे जब आप जानोगे तो बड़ा मजा आएगा आपको। वैसे इसके बारे में ये कहा था किसी साइंटिस्ट ने, मुझे नाम याद नहीं, कि अगर पोली ना होता तो ये ब्रह्मांड एग्जिस्ट ना करता, ये यूनिवर्स एग्जिस्ट ना करता अगर पोली ना होता। उसके प्रिंसिपल के बारे में, इस प्रिंसिपल के बारे में, इस छोटी सी लाइन के बारे में इतनी बड़ी बात कही थी किसी महान वैज्ञानिक ने, जिसका नाम मुझे नहीं पता, याद नहीं। एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दे मस्ट हैव अपोजिट इन स्पिन। ठीक है बच्चों, ह्यूम्स की बात करते हैं। देखिए ये समझ में आ गया होगा, ये गलत है, ये सही है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और उनके स्पिन ऐसे आपको अपोजिट दिखाने हैं। बच्चों नेक्स्ट हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम हंट्स को समझेंगे, ह्यूम्स रूल को समझेंगे। देखिए सपोज आपको हमें बताना है, कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है Mn की, मैग्नीज की, एटॉमिक नंबर 25। किसी ने आपसे कहा मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए जिसका एटॉमिक नंबर 25 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 1s s ऑर्बिटल में, s सबशेल में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2, राइट। एक बच्चे ने पूछा 1p क्यों नहीं आता? क्योंकि फर्स्ट शेल में p सबशेल नहीं होता, फर्स्ट शेल में सिर्फ एक सबशेल होता है s। 1p नहीं आ सकता क्योंकि 1p का मतलब है फर्स्ट शेल का p सबशेल जो होता ही नहीं, राइट। 1d नहीं आ सकता, 2s 2p 2d नहीं आ सकता, 2d का मतलब सेकेंड शेल का d सबशेल जो होता ही नहीं। ओके देखिए नेक्स्ट Mn 1s2 2s2, राइट। 25 में से 4 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, 2p6 3s2 3p6 4s2 राइट। 3d, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, राइट। ओके हमें 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 20 यहां तक हो गए, d5 3d5। ये मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप कहेंगे सर ह्यूम्स कहां आया? ह्यूम्स यहां आएगा बच्चों जब इसके ऑर्बिटल को हम भरेंगे, मतलब d में 5 ऑर्बिटल है और पांचों में इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। तो ह्यूम्स कहता है जब आप ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालोगे तो आपको एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। ह्यूम्स कहता है डी में 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, राइट। तो इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी। अभी तो 3d5 लिख सकते हैं डायरेक्ट, बट आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो डी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो डी के हर ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे। ऐसा नहीं करोगे कि 2 यहां
सॉरी, दो यहां, दो यहां और एक यहां। आपने पोली की बात तो मानी बट ह्यूम्स की बात नहीं मानी। ह्यूम्स ये कहता है कि पेयरिंग, यहां पे अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड, पेयर नहीं है इस इलेक्ट्रॉन में, जोड़े में नहीं है ये पांचों इलेक्ट्रॉन। ह्यूम्स कहता है पेयरिंग मतलब एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग तब स्टार्ट करोगे जब सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मतलब अच्छा एक और बात, डी के 5 ऑर्बिटल है, पांचों की एनर्जी सेम है, आप मानते हो एनर्जी सेम है। 1s की एनर्जी कम है, 2s की थोड़ी ज्यादा है, 2p की थोड़ी और ज्यादा है, तो p में जो 3 ऑर्बिटल है उनकी सबकी एनर्जी सेम है। p में 3 ऑर्बिटल है, यहां हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, राइट, तभी तो 6 है यहां। उन p के 3 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, p के 3 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, d के 5 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। तो ह्यूम्स कहता है जब आपको सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स भरने हो तो आप उन ऑर्बिटल्स में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। अगर आपके पास और इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो उसके बाद जोड़ा बनाओगे। जैसे अगर यहां 5 होते, 6 होते 5 की बजाय, तो पहले एक एक भरते, फिर जोड़ा बनाना स्टार्ट करते, फिर पेयरिंग स्टार्ट कर दे, PAIRING, पेयरिंग तब स्टार्ट करोगे जब जितने ऑर्बिटल आपके पास हैं सेम एनर्जी के, उन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। 4 होते, सपोज आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते, तो ह्यूम्स कहता है पहले एक एक भरो, अगर कोई नहीं बचा जोड़े को तो कोई बात नहीं, इसे ऐसे ही रहने दो। तो पेयरिंग तब स्टार्ट होगी तब ऑर्बिटल्स के पास जितने भी ऑर्बिटल्स हैं सेम एनर्जी के, सबके पास बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। ये कहता है ह्यूम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अभी लिखते हैं ह्यूम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की डेफिनेशन, देखिए। तो बच्चों डेफिनेशन क्या देंगे ह्यूम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कि पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती, पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक एक गिवन सबशेल के हर ऑर्बिटल में, एक गिवन सबशेल के हर ऑर्बिटल में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, राइट। पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक किसी गिवन सबशेल के हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। आई होप आप सबशेल, ऑर्बिटल्स, इन सब पहेलियों से ऊपर उठ चुके हैं, ओके। और अगर नहीं उठे हैं तो दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए पहली वाली वीडियो, राइट। फिर भी कुछ ना समझ में आए तो प्लीज आप कांटेक्ट कीजिए, ओके, किसी के थ्रू भी। ह्यूम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, तो क्या डेफिनेशन लिखोगे, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट अकर until, या till, कैन नॉट आ गया, till आएगा, till each orbital of given subshell contains one electron, right, one electron, till each orbital of given subshell contains one electron। जब तक कि हर एक ऑर्बिटल में, जैसे एक बार दोबारा देख लो, जैसे मेरे पास p के 3 ऑर्बिटल है, राइट, p के 3 ऑर्बिटल है, तो सबसे पहले यहां एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, राइट। p में मान लो आपको 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, राइट, या चलो 4 भरने हैं, तो सबसे पहले एक एक भरोगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करोगे, ओके। हाँ, ये बात ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि आप इसी में एक फिल करना है, इसमें भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, क्योंकि तीनों की एनर्जी सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये हमारा ट्रेंड है कि हम 3 के बाद यहीं पे भरते हैं, राइट। वैसे आपकी मर्जी है, आप इस ट्रेंड को बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, क्योंकि इस ट्रेंड को बदलने की कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी आपको, आपके मार्क्स नहीं घटेंगे, ओके। खैर, तो सपोज आपको p में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब पेयरिंग नहीं हो सकती, क्योंकि पेयरिंग तभी होगी तब इसके हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, राइट। एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, अब एक तो खाली है, राइट, तो पेयरिंग नहीं हो सकती। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें इसी में 2 इलेक्ट्रॉन कर दे, ये गलत होगा, ओके। तो ये है ह्यूम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। रही बात मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की, तो ये हम आगे देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी जो वर्ड यहां यूज किया गया है उसका क्या अर्थ निकलता है, ये हम आगे देखेंगे, राइट। फिलहाल के लिए इतना ही। अब
कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जो एकदम अलग है, मतलब जिनमें हमें इन रूल के अलावा भी कुछ और देखने को मिलेगा, राइट। जिनमें सबसे पहले है हमारे कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन, राइट। कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर है 29। कॉपर और क्रोमियम दोनों ही अलग होते हैं, तो पहले क्रोमियम की देख लेते हैं, फिर कॉपर की। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों देख रहे हैं स्पेशली इनकी, क्योंकि यहां कुछ एक दो रूल हमें अलग से देखने को मिलेंगे। तो पहले क्रोमियम देख लेते हैं, इससे अच्छा समझ में आएगा, राइट। एटॉमिक नंबर 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। 1s2 यानी पहले दो इलेक्ट्रॉन जाकर बैठ जाएंगे 1s में, ये हमारी जगह है। सबसे ज्यादा खुश भी यही है, 24 इलेक्ट्रॉन में से सबसे ज्यादा खुश ये दो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इनकी एनर्जी सबसे कम है। एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, और हर कोई यही तो चाहता है कि वो मैक्सिमम स्टेबल रहे, राइट। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4, 3d4 या 3d4, ये गलत है। 24 हो गए यहां, बट ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है। अब इसमें गलत क्या है जरा ये देखो, क्या क्या होता है बच्चों। 4s, s में एक ऑर्बिटल है तो मैं यहां बना देता हूं एक डब्बा, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं तो मैं यहां ये 5 डब्बे बना दिए, राइट। ये 4s है, ये 3d है, ओके। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, मैं इनको ऐसे दिखा देता हूं पॉली का कहना मानते हुए। d में 4 है तो 1 2 3 4, राइट। यहां मैंने हर्ट्ज का कहना माना, राइट, हर्ट्ज का, कि एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सारे में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो पेयरिंग स्टार्ट होगी। पेयरिंग अभी स्टार्ट नहीं हो सकती क्योंकि सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा है अब तक। चलिए, अब इस कॉन्फ़िगरेशन में गलत क्या है। कॉन्फ़िगरेशन या जो ये इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्यों इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरे जाते हैं किसी एटम में। बच्चों, इसके लिए जिम्मेदार है स्टेबिलिटी। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है, राइट। स्टेबिलिटी पाने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं। ये जो 24 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, ये 24 इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे ना किसी और तरीके से होते, ये इन शेल्स में ना होकर किसी और शेल में होते, तो ये अनस्टेबल होते, तो इनकी एनर्जी ज्यादा होती, राइट। एनर्जी को मिनिमाइज करने का ये बेस्ट तरीका है जिस तरीके से ये अरेंज है, ओके। अब क्रोमियम और कुछ एलिमेंट्स और भी है, उनमें इनके अलावा भी स्टेबिलिटी आ जाती है, मतलब ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भर दिए, अब ये कहते हैं हम एक और काम कर सकते हैं जिससे हम एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएंगे। हमने कहा ऐसा क्या कर सकते हो आप, तो वो कहते हैं कि अगर मैं 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर 4s2 से यहां भेज दूं, मतलब 4s1 3d5, क्रोमियम बोला तो मैं और ज्यादा स्टेबल हो जाऊंगा। हमने कहा वो कैसे, ये बोला, क्रोमियम बोला मैं खुश हो जाऊंगा, मैं स्टेबल हो जाऊंगा। हमने कहा इससे आपकी स्टेबिलिटी पर कैसे फर्क पड़ेगा, तो क्रोमियम कहता है जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठकर यहां आएगा तो डी कंप्लीटली हाफ फिल्ड होगा। मेरा वर्ड सुनना, हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड होता है सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, सारे हाफ फिल्ड है, सारे सब में एक एक इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं, एग्जैक्टली 5 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं, डी में 10 आ सकते हैं, यहां 5 है, राइट। तो ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड है। कंप्लीटली हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फुल फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसकी दो वजह है, कंप्लीटली हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फुल फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसकी दो वजह है। पहली वजह है बच्चों सिमेट्री। सिमेट्री ऑलवेज लीड्स टू स्टेबिलिटी। जब समानताएं रहेगी तो स्टेबिलिटी आएगी। अब इसके मुकाबले D4 के मुकाबले D5 ज्यादा सिमेट्रिकल है, ज्यादा समानताओं से भरा हुआ है, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन। ये ज्यादा सिमेट्री हमें, या क्रोमियम को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगा। D4 कम सिमेट्रिकल था, कम समानताओं से भरा था, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं थे, एक बिल्कुल खाली था, राइट। ये ज्यादा सिमेट्रिकल, ज्यादा स्टेबिलिटी देगा इसे। एक दूसरी वजह ये भी होती है बच्चों, दूसरी वजह क्या है जरा ये देखो। दूसरी वजह याद रखना, कम एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी। ये मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, राइट। इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन बदलते हैं,
बात सुनना, क्या होता है, ये भी एक कहानी है, इस कहानी को भी याद रखना है आपको कि डी में 5 ऑर्बिटल हैं, राइट। 5 ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है या किसी भी ऑर्बिटल में, जैसे पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल है, राइट, डी में 5 ऑर्बिटल है, एफ में 7 ऑर्बिटल है। इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, ये यहां से यहां 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 गया। तो ये अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते रहते हैं। तू मेरी जगह जा, मैं तेरी जगह आ रहा हूं, तू मेरी जगह जा, मैं तेरी जगह आ रहा हूं। इस इन इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज में वहां से एनर्जी बाहर निकलती है। आई रिपीट, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते रहते हैं, इस एक्सचेंज से एनर्जी बाहर निकलती है। अब आप कहेंगे इससे क्या हुआ? अगर एनर्जी बाहर निकल गई तो कम मेरे पास बची, मैं हूं ये, राइट, कम मेरे पास बची, और अगर मेरे पास कम बची तो मैं ज्यादा स्टेबल हूं। इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते रहते हैं और इस एक्सचेंज से एनर्जी बाहर निकलती है, राइट। जब एनर्जी बाहर निकलेगी तो कम इसके पास बचेगी, कम बचेगी तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, अब सोचिए अगर यहां 4 की बजाय 5 इलेक्ट्रॉन हो, 4 की बजाय 5 इलेक्ट्रॉन हो, 2 3 4 5, तो ये यहां से यहां एक्सचेंज, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, तो एक्सचेंज ज्यादा होगा ना। ज्यादा एक्सचेंज का मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी मतलब वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो क्रोमियम कहता है अगर स्टेबिलिटी पाना ही मेरा मकसद है, और वो है भी, राइट, अगर स्टेबिलिटी पाना मेरा मकसद है तो मैं D4 नहीं D5 रखूंगा, राइट। 4s से एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाए, ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड, ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड, दोनों खुश। पहले अकेला ये खुश था, राइट। इस वजह से क्रोमियम अपनी कॉन्फ़िगरेशन क्या रखता है? 4s2 3d4 नहीं रखता, 4s1 3d5 रखता है। सिमेट्री ऑलवेज लीड्स टू स्टेबिलिटी। और दूसरी वजह एक्सचेंज एनर्जी। मोर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मींस मोर एक्सचेंज, more exchange means more release of energy, more release of energy means chromium have now less amount of energy, less energy means high stability, more stability, right। तो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 होगी। ये दो वजह जरूर लिखोगे, सिमेट्री, एक्सचेंज एनर्जी। और यहां क्या लिखोगे? एक लाइन जरूर लिखोगे यहां, क्या? सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी एंड D5 is more stable, D5 is more symmetrical than D4, right? It means it's a lot more stable than right the previous configuration, or exchange energy is more in D5 configuration. That's why chromium exists in this configuration rather than 4s2 3d4. नेक्स्ट है बच्चों कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 29। ये भी थोड़ी सी अलग है, राइट। 5-6 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्टेशन से अलग आती है। ओके, वो उन सब के पीछे वजह वही है, स्टेबिलिटी। 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 3 पे 6 4s2 3d9, ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, पर ये होती नहीं। इसके लिए आप इसके ऑर्बिटल्स पे एक नजर डालें। मैं आज से ना इसको इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखने की बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, राइट। तो जैसा आपको सही लगे, ओके। तो आगे से हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे हाफ है, दोनों से भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं। 4s2, राइट, 3d, d में 5 ऑर्बिटल हैं। ओके, हंस ने क्या कहा था? पहले एक एक फिल कीजिए, 1 2 3 4 5, और इलेक्ट्रॉन है जी 9 है जी, अभी से बचे हैं 6 7 8 9। ओके, राइट, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन है। कंप्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसके साथ साथ कंप्लीटली फुल फिल्ड ऑर्बिटल भी ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये कंप्लीटली फुलफिल्ड है, आई होप आप ये वर्ड समझ रहे हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी में, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। डी का एक ऑर्बिटल ऐसा है जहां एक इलेक्ट्रॉन है पर 2 आ सकते हैं, तो ये कंप्लीटली फुलफिल्ड नहीं है, राइट। डी कंप्लीटली फुलफिल्ड नहीं है, राइट। कोई भी ऑर्बिटल कंप्लीटली फुलफिल्ड या कंप्लीटली हाफ फिल्ड,
तो देखिए ये कंप्लीटली फुलफिल नहीं है। ये हो सकता है अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठकर यहां आ जाए तो इसका हाल कुछ ऐसा होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां और ये मेरे हो गए 1 2 3 4 5 10। ये फुली फिल्ड ऑर्बिटल क्या स्टेबल है? यस ये स्टेबल है, ये सिमेट्रिकल है, ये कंप्लीटली फुली फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, दोनों स्टेबल हैं, राइट। और ज्यादा स्टेबिलिटी का मतलब ज्यादा खुशी। तो कॉपर इस कॉन्फ़िगरेशन में रहना पसंद करेगा ना कि इसमें। तो कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s1 3d10। बहुत ज्यादा पूछी जाती है कॉपर और क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन। इन याद रखना बच्चों, इन सारी बातों के पीछे एक ही वजह है, वो है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की इच्छा, चाहे वो मेरे ख्याल से लिविंग हो या नॉन लिविंग, हम सब स्टेबल होना चाहते हैं, राइट। वो स्टेबिलिटी पाने का इनके पास तरीका है, एनर्जी को कम कीजिए। ओके, तो ये था हमारे पास कॉपर। अब कुछ बात कर लेते हैं हम ऑर्बिटल्स की शेप की, राइट। जिन ऑर्बिटल्स की हमने बात की है, एस के पी के 3 ऑर्बिटल और डी के 5 ऑर्बिटल, उनकी शेप्स की बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों शेप की अगर हम बात करें, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, देखिए शेप ऑफ ऑर्बिटल, ये फिलहाल ज्यादा मैटर नहीं करता, बट हम एक यूनिट पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, वहां बहुत मायने रखेगी ये बात। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, देखो पहले तो आप ये समझो ऑर्बिटल्स है कहां। वैसे तो इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे तब अलग बात करेंगे। वैसे अगर आपको किसी को समझाना हो तो याद रखना बच्चों, ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन का घर है, घर है ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन का, राइट। जरा देखिए, जैसे हम कहते हैं एस सबशेल की शेप स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल बॉल की जैसी होती है। किसकी शेप? एस सबशेल की। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एस में है तो उसका घर स्फेरिकल है, एक स्फेरिकल एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में बराबर फैला रहता है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एस में है तो उसके मिलने की संभावना हर ऑर्बिटल में, हर डायरेक्शन में बराबर है। आई होप मतलब जहां तक मुझे लग रहा है आपको मेरी बात समझ में नहीं आई होगी। जैसे एक बॉल उठाइए और इमेजिन कीजिए एक्स एक्सिस ऐसे है, वाई एक्सिस ऐसे है, जेड एक्सिस ऐसे है, राइट। और उन बॉल में से वो एक्सिस पास हो रही है, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में है तो उसके मिलने की संभावना, हम यहां संभावनाओं की बात करेंगे, बिकॉज हेजनबर्ग कहता था कि एग्जैक्ट पोजीशन तो हम निकाल ही नहीं सकते, तो हम ये बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहां मिल सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में है तो उसके मिलने की संभावना एक्स वाई और जेड एक्सिस में बराबर है, राइट। ये बात आपको और अच्छे से समझ में आएगी अगर आप पी के 3 ऑर्बिटल्स की शेप देखोगे। पी के 3 ऑर्बिटल्स, जिनमें से एक का नाम है पी एक्स, उसकी शेप कुछ ऐसी होती है, पी एक्स। पी वाई, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ऐसी होती है पी वाई की शेप। पी जेड, जेड एक्सिस ऐसे है यहां, पर मैं यहां लगा नहीं सकता अनफॉर्चुनेटली, तो मैं उसको यहां दिखा रहा हूं। ये जेड एक्सिस है और ये पी जेड की शेप है, राइट। इन शेप्स, अगर मैं इसको स्फेरिकल कह रहा हूं तो इसे पी ऑर्बिटल्स के पी सबशेल के जो ऑर्बिटल्स हैं उनको मैं डम्बेल कहूंगा, डम्बेल शेप, DUMBL, डम्बेल। डम्बेल होता है डमरू, राइट, डमरू जैसी शेप है। ओके, एस की शेप स्फेरिकल होती है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक का नाम पी एक्स, पी वाई, पी जेड, राइट। पी एक्स की शेप ऐसी है, पी वाई की शेप ऐसी है, पी जेड जेड एक्सिस में है, राइट, उसकी शेप ऐसी है। अब इसका मतलब क्या निकलता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कि ऑर्बिटल की शेप ऐसी है? अगर इलेक्ट्रॉन पी एक्स में है और मैं उस इलेक्ट्रॉन से मिलना चाहता हूं या आप उस इलेक्ट्रॉन से मिलना चाहते हैं तो आपको एक्स एक्सिस में जाना पड़ेगा, तब मुलाकात होगी उस इलेक्ट्रॉन से। अगर आप वाई में घूम रहे हैं तो घूमते रहिए, कभी नहीं मिल पाओगे आप। बच्चों, बॉन्ड कौन बनाता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल कैसे होते हैं? क्या ऑर्बिटल मनचाहे ढंग से रह सकते हैं या मनचाहे जैसे होते हैं? नहीं, उनकी एक पर्टिकुलर शेप है। इसका मतलब बॉन्ड की भी एक शेप होगी, एक डायरेक्शन होगी। जहां आगे चलकर जब हम बॉन्ड की बात करेंगे तब हमें ऑर्बिटल्स का जिक्र लाना पड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में होते हैं। ऑर्बिटल की एक शेप होती है। जैसा मैं कह रहा था कि ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का घर है। अगर
यहां इस घर में इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन हमें कहां मिलेगा? वो इलेक्ट्रॉन हमें वाई पे मिलेगा। हम एक्स पे चाहे कितना भी घूमते रहे, कभी हमारी मुलाकात उस इलेक्ट्रॉन से नहीं होगी एक्स एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, बट वाई पे जाकर हम देखेंगे तो हम उस इलेक्ट्रॉन से मिल पाएंगे, राइट? अगर वो इलेक्ट्रॉन पी वाई में है तो। ठीक है बच्चों, चलिए डी की शेप की बात करते हैं। डी में 5 ऑर्बिटल हैं, राइट? एक का नाम है डी एक्स वाई, डी, फिर यहां छोटा सा लिखना है एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर। ये डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं। आई होप आप इन्हें याद करेंगे, और याद करने पड़ेंगे आपको। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, डी जेड स्क्वेयर। ये डी के 5 ऑर्बिटल है। इनकी शेप और जरा देखते हैं। आप इनको उतारिए। ये स्फेरिकल शेप है एस सबशेल की। स्फेरिकल होने का सिग्निफिकेंस क्या है? स्फेरिकल होने का मतलब क्या है? स्फेरिकल होने का मतलब यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन एस में है तो वो हर डायरेक्शन में मिल सकता है। वो एक्स में मिल सकता है, वाई में मिल सकता है, एक्स और वाई के बीच में मिल सकता है, ऐसा ही है ना? बट अगर इलेक्ट्रॉन पी एक्स में है तो उसके मिलने की संभावना सिर्फ एक्स एक्सिस में है। ओके बच्चों, तो ये है हमारे पास एस और पी के ऑर्बिटल। डी के ऑर्बिटल देखते हैं। देखिए डी एक्स वाई, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट? अगर मुझे डी एक्स वाई की शेप लिखनी है तो मैं कुछ ऐसी शेप बनाऊंगा, कुछ ऐसी। ये कितने डंबल है, कितने डमरू दिख रहे हैं? पी में 1 डमरू दिख रहा था, इसमें 2 डमरू दिख रहे हैं, तो हम इसको नाम देते हैं, शेप को नाम देते हैं। डी सबशेल के जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप होती है डबल डंबल, डबल डंबल, राइट? डबल डंबल। ये किसकी शेप है? एक्स और वाई की। ओके, अगर मैं डी वाई जेड की शेप लिखूं, डी वाई जेड, तो ये वाई एक्सिस बना दूंगा, यहां जेड एक्सिस। ओके, ये मेरे पास डी वाई जेड की शेप हो गई। अगर इलेक्ट्रॉन यहां है, किसमें है? डी एक्स वाई में है, तो मुझे इलेक्ट्रॉन मिलने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन से मिलने के लिए एक्स और वाई के बीच में जाना पड़ेगा। पी में जब थे तो इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस पे थे, वाई एक्सिस पे थे, जेड एक्सिस पे थे। डी में अगर है तो एक्स वाई के बीच में है, वाई जेड के बीच में है। ओके, देखिए बच्चों, नेक्स्ट है डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स भी कुछ ऐसा ही होगा, ये डी वाई जेड है, जेड एक्स, डी जेड एक्स, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। आप बना सकते हो, ये इमेजिनरी है फिलहाल। मतलब अगर हम नोटबुक और बोर्ड पे बनाने की कोशिश करें 3 डायमेंशनली तो नहीं बनेगा, तो हम इमेजिनरी बस ये कह देते हैं ये एक्स और जेड। अगर इलेक्ट्रॉन डी एक्स जेड में है तो उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी एक्स और जेड के बीच में है, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में है। ओके, ये बहुत ज्यादा मायने रखती है आगे जाकर ये बात। ओके, फिलहाल इस यूनिट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इनकी शेप्स की। डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये दोनों थोड़े से अलग होते हैं। ये एक्स, ये वाई, एग्जैक्टली एक्स और वाई एक्सिस पे मिलते हैं। डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की शेप है ये। अगर इलेक्ट्रॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर में है, उससे मिलना चाहते हो तो एक्स और वाई एक्सिस पे जाना पड़ेगा, वहां हमारी मुलाकात इलेक्ट्रॉन से पक्का होगी। चलिए बच्चों, डी जेड स्क्वेयर, ये जेड एक्सिस है ऐसे, और ऐसे के साथ साथ इलेक्ट्रॉन यहां पे भी, आप ये मान लो कि ये प्लेट है, सुदर्शन चक्र है, राइट? तो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है ऐसे, यहां तो मिल ही सकता है, साथ में यहां पे भी चारों तरफ भी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है। ये मेरे पास डी के 5 ऑर्बिटल्स की शेप है। ओके बच्चों, तो आज हमने हर्ट्ज, पॉली एंड ऑफबाउ की बात की, कुछ अजीब सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात की और उनके अजीब होने की वजह ढूंढी, और हमने जो आज एक इंपॉर्टेंट काम किया जो इस यूनिट के लिए बेशक इंपॉर्टेंट ना हो बट आगे जाकर बहुत मायने रखता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। याद रखना बच्चों, ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन का घर है, राइट? उन घर की डायरेक्शन, अगर इलेक्ट्रॉन वहां है, उस घर की डायरेक्शन कैसी होगी, ये हमें ऑर्बिटल से पता लगता है। थैंक यू वेरी मच बच्चों।